नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इजराइल की तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। पीस डील होते होते रह जाती है, कभी ट्रंप पड़ जाते हैं तो कभी ईरान, और बीच में इजराइल युद्ध की आग में घी डालने के काम में लगा हुआ ही है। वह लेबनान पर हमला कर देता है, मानो उसका इरादा इस युद्ध को रोककर शांति प्रस्ताव पारित ना होने देने का ही है। लेकिन इन सबके बीच जो अहम है वह ईरान के द्वारा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराने के बाद वॉर एस्केलेट हो गई है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं दे दनादन, और इस सब के बीच ईरान के सर्वोच्च संयुक्त सैन्य मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया। इस क्षण से क्षेत्र में असुरक्षा के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी जहाज के लिए बंद घोषित किया जाता है। ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स सहित सभी के लिए रास्ते बंद हैं। कोई भी ट्रैफिक जो गुजरेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। IRGC नेवी ने उसी रात 2 जहाजों को हिट भी किया जो स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे थे। बंदर अब्बास में नए विस्फोट हुए, अल जजीरा ने बताया। US फोर्सेस और IRGC नेवल यूनिट्स के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारी गोलीबारी हुई है। अमेरिका का दावा है कि कुछ कमर्शियल शिप्स अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन जब IRGC ने 2 जहाजों को पहले ही निशाना बना दिया हो तो कौन सा जहाज का मालिक ये जोखिम उठाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे पहले दुनिया का 25% समुद्री तेल व्यापार और 20% LNG गुजरता था, अब एक बार फिर से युद्ध के मैदान में है। यह युद्ध का मैदान भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन इससे भारत में संकट और गहरा हो सकता है। आज बिग पिक्चर में हम वो पूरी कहानी समझेंगे। जो दर्शक ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध की कहानी की टाइमलाइन को नहीं जानते, तो मैं उन्हें बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को, जब US और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स शुरू की और ईरान ने जवाब दिया, हॉर्मुज बंद कर के। 19 मार्च को अमेरिका ने हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए ईरान के खिलाफ एक एरियल कैंपेन शुरू किया था, US एयरफोर्स, नेवी और इजरायली एयरफोर्स के साथ। 7 अप्रैल को सीज फायर हुआ। ट्रंप ने खुद घोषणा की, लेकिन वो सीज फायर टिकी नहीं। 13 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान पर एक नेवल ब्लॉकेड लगाया। इस्लामाबाद टॉक्स की विफलता के बाद 85 वेसल्स इंटरसेप्ट हुए, 3 शिप्स सीज किए गए और कल रात फिर अमेरिकन स्ट्राइक्स हुए। फिर ईरान का जवाब आया। IRGC नेवी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अमेरिकी दुश्मन की बार बार सीज फायर उल्लंघन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले आदेश तक बंद है। IRGC नेवी ने सभी ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल वेसल्स को चेतावनी दी है कि पर्सियन गल्फ और सी ऑफ ओमान में खड़े सभी जहाज अपने एंकरेज नहीं छोड़े। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कोई भी अप्रोच दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा, यानी ना कोई जहाज अंदर और ना कोई जहाज बाहर। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, यह समझना जरूरी है। ओमान और ईरान के बीच एक सक्रिय जल डमरू मध्य है, सबसे सक्रिय बिंदु पर सिर्फ 38 किलोमीटर चौड़ी। बंद होने से पहले दुनिया का 25% समुद्री तेल व्यापार और 20% LNG इसी रास्ते से गुजरता था। सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, कुवैत, कतर, इन सबका तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया भर में जाता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर ने भारत के 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, 50% से ज़्यादा यूरिया इंपोर्ट्स और 90% LPG इंपोर्ट्स को एक साथ डिस्टर्ब किया है। और फर्टिलाइजर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के अमोनिया और यूरिया आउटपुट के करीब 1/4 का रास्ता है। कतर ने यूरिया, अमोनिया और सल्फर प्रोडक्शन सस्पेंड किया। ईरान ने अमोनिया प्रोडक्शन बंद किया। दुनिया की फर्टिलाइजर सप्लाई चेन हिल गई। यानी यह सिर्फ तेल का रास्ता नहीं था, यह दुनिया के खाने का रास्ता था। दोस्तों, अब वो कहानी जो सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत में अभी खरीफ की बुआई का वक्त है। जून जुलाई में धान, मक्का, दलहन सब बोए जाते हैं और इसके लिए चाहिए खाद, यूरिया, DAP। भारत में यूरिया प्रोडक्शन मार्च 2026 में 8 लाख टन यानी 30% कम हो गई। गैस सप्लाई फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को 60 से 70% तक घट गई, यानी बाहर से इंपोर्ट महंगा और घरेलू प्रोडक्शन भी कम।
वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2026 कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के मुताबिक यूरिया प्राइसेस अप्रैल 2026 में $850 पर मीट्रिक टन से ऊपर पहुंचे, फरवरी के मुकाबले 80% अधिक। और अब 11 जून को हॉर्मुज की नई और कड़ी बंदी, 2 जहाजों पर हमला, यह फिगर और ऊपर जाएगा दोस्तों। जी हाँ, भारत सरकार ने किसानों के लिए यूरिया की रिटेल प्राइस 242 रुपए पर बैग पर कैप रखी है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस $700 पर टन से ऊपर पहुंच गई। यह अंतर सरकार सब्सिडी से भर रही है। यूनियन कैबिनेट ने खरीफ 2026 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडीज अलग से सैंक्शन की हैं। सरकार ने प्रोविजनली 2026-27 फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.71 लाख करोड़ तय की थी। क्रिसिल ने चेतावनी दी, हायर इंटरनेशनल प्राइसेस और एलएनजी की कमी से सब्सिडी की जरूरत इस फिगर से काफी ऊपर चली जाएगी। और आपको याद है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अधिकारियों ने मई में कहा था कि सब्सिडी 3 लाख करोड़ तक जा सकती है, और आज की हॉर्मुज की नई बंदी के बाद वो फिगर और बड़ा होगा। IFPRI ने कहा है कि हॉर्मुज क्लोजर ने दुनिया के 1/3 समुद्री फर्टिलाइजर ट्रेड को खतरे में डाल दिया। भारत को खरीफ 2026 के लिए करीब 1,94,00,000 टन यूरिया की जरूरत है। भारत यूरिया और फॉस्फेट का करीब 40% गल्फ रीजन से इंपोर्ट करता है। जब किसानों को डर होता है कि फर्टिलाइजर महंगी होगी तो वो खाद कम डालते हैं, और कम फर्टिलाइजर का मतलब है कम यील्ड, और कम यील्ड का मतलब है कम फसल, और ऊपर से अल नीनो का खतरा अलग है। यह चेन भारत के किसान से शुरू होकर भारत के कंज्यूमर की थाली तक जाती है। तेल, चावल और एक्सपोर्टर तीनों मोर्चों पर मार है। तो पहला मोर्चा अगर हम तेल का देखें तो ब्रेंट क्रूड जनवरी-फरवरी 2026 में $66-67 पर बैरल था, और उम्मीद जताई जा रही थी कि और नीचे जाएगा। लेकिन हॉर्मुज क्राइसिस के बाद 90 से $100 के बीच में झूल रहा है, और अगर आपको याद हो तो ये $126 तक भी पहुंचा था, और अब फिर हॉर्मुज बंद होने की खबर से इसके और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। 11 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि भारत के 70% क्रूड इंपोर्ट्स अब हॉर्मुज के बाहर से आ रहे हैं। भारत 40 देशों से क्रूड इंपोर्ट कर रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन वो अल्टरनेट सोर्सेस महंगे हैं, और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके पेट्रोल डीजल में दिखती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी किस तरह से महंगी हो रही है, एलपीजी किस तरह से महंगा हो रहा है। दूसरा मोर्चा है बासमती राइस का, बासमती चावल का। बासमती राइस सेक्टर जो अपने 70 से 72% एक्सपोर्ट्स वेस्ट एशियन मार्केट्स को भेजता है, शिपमेंट्स डिले और स्लोवर पेमेंट से वर्किंग कैपिटल की समस्या में है। ईरान ट्रेडिशनली इंडिया का सबसे बड़ा बासमती बायर रहा है। हॉर्मुज बंद होने से शिपमेंट्स रुक गई हैं, पेमेंट साइकिल्स डिस्टर्ब हुए हैं, ट्रेडर्स को डोमेस्टिक मार्केट में डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ी। वो राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम प्राइस पर जाती थी, वो घरेलू बाजार में बहुत कम दाम पर बिकी। हालांकि आपने देखा था कि अभी 7-8% की बासमती के दामों में बढ़त आई थी, क्योंकि मांग बढ़ी थी और लगा था कि चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाएंगी, और ऐसी संभावना बन गई थी। लेकिन अभी के हालात ये बता रहे हैं कि एक बार फिर गिरावट दर्ज की जा सकती है, और अब 11 जून की नई क्लोजर के बाद ये सिचुएशन दोस्तों और बिगड़ने वाली है। तीसरा मोर्चा अगर आप देखें, फूड इन्फ्लेशन का। हॉर्मुज क्लोजर ने एक साथ 3 चीजें हिट की हैं, क्रूड ऑयल, यूरिया और एलपीजी। यह ट्रिपल स्क्वीज है। यूरिया महंगी मतलब किसान कम डालेगा, और कम डालेगा तो यील्ड कम होगी, और यील्ड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो फिर भोजन महंगा होगा। और यह एल नीनो के साथ आया है जो मॉनसून को पहले से कमजोर कर रहा है, यानी संकट बड़ा है। हॉर्मुज से फर्टिलाइजर कम, एल नीनो से पानी कम, दोनों मिलकर भारत के किसान को निचोड़ेंगे। दोस्तों, बारी है बिग पिक्चर कंक्लूजन की। तो दोस्तों, आज की कहानी किसी संसद में शुरू नहीं हुई, किसी तेल कंपनी के बोर्ड रूम में भी नहीं। यह कहानी शुरू हुई एक अपाचे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से, रात के अंधेरे में, खाड़ी के आसमान में। और कुछ घंटों बाद दुनिया ने एक और आवाज सुनी, एक और बड़ी खबर पढ़ी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। एक समुद्री रास्ता, लेकिन ऐसा रास्ता जिससे सिर्फ जहाज नहीं गुजरते, उससे दुनिया की ऊर्जा गुजरती है, दुनिया की खाद गुजरती है, दुनिया का व्यापार गुजरता है, और अंततः दुनिया का खाना गुजरता है।
कहते हैं कि युद्ध कभी सीमाओं पर नहीं रुकते, उनकी गूंज बाजारों तक पहुंचती है, बंदरगाहों तक पहुंचती है, कारखानों तक पहुंचती है, खेतों तक पहुंचती है और आखिर में आम आदमी की जेब तक पहुंचती है। और आज वही हो रहा है। खाड़ी में मिसाइल चल रही हैं, लेकिन उसका हिसाब भारत का व्यापारी लगा रहा है, उसका बिल भारत का उद्योग भर रहा है और उसकी कीमत भारत का किसान चुकाने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, एक तरफ बासमती निर्यातक है जिसे पहले से कमजोर मांग, भुगतान संकट और कीमतों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है और अब उसे महंगे फ्रेट, महंगे इंश्योरेंस और अनिश्चित शिपिंग रूट्स का डर फिर से सता रहा है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर सेक्टर है जो पहले ही ऊंची लागत और आपूर्ति की चुनौतियों से जूझ रहा है। अगर गैस महंगी होती है, अगर आपूर्ति बाधित होती है, तो उसका असर सिर्फ कंपनियों के बैलेंस शीट पर नहीं पड़ेगा, उसका असर खेत में खड़े किसान पर पड़ेगा। क्योंकि किसान फर्टिलाइजर नहीं खरीदता, वह उम्मीद खरीदता है। अच्छी फसल की उम्मीद, बेहतर आमदनी की उम्मीद, अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीद। और जब खाद महंगी होती है तो सबसे पहले उस किसान की वही उम्मीद कमजोर पड़ती है। यही कारण है कि हॉर्मुज की कहानी केवल तेल की कहानी नहीं है, यह कृषि की कहानी है, यह फूड सिक्योरिटी की कहानी है, यह भारत की आर्थिक सुरक्षा की कहानी है। हाँ, भारत ने पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, तेल आयात के स्रोत बढ़ाए हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी के जरिए किसानों को सुरक्षा देने की कोशिश की है। लेकिन एक राष्ट्र की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि संकट आने पर वह कितनी राहत दे सकता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि संकट आने से पहले उसने कितनी तैयारी की थी। और यही वह सवाल है जिससे हम बच नहीं सकते। क्या हम आज भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक समुद्री रास्ते पर निर्भर रहेंगे? क्या हमारी खाद्य सुरक्षा अब भी विदेशी गैस और विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर टिकी रहेगी? क्या हमारी कृषि निर्यात अब भी कुछ चुनिंदा रूट्स के भरोसे रहेंगे? या फिर यह संकट हमें मजबूर करेगा कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करें? क्योंकि इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, संकट केवल खतरे नहीं लाता, वो आईना भी लेकर आता है, वह अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। और हॉर्मुज का यह संकट भारत को वही आईना दिखा रहा है। उस आईने में हमें अपनी ताकत भी दिखाई दे रही है और अपनी निर्भरता भी। याद रखिए, हॉर्मुज सिर्फ एक जल डमरू मध्य नहीं है, यह दुनिया की आर्थिक धमनियों में से एक है। और जब किसी धमनी में रुकावट आती है तो असर पूरे शरीर पर पड़ता है। आज असर तेल पर दिखाई दे रहा है, कल गैस पर दिखाई दे सकता है, परसों खाद पर दिखाई दे सकता है और उसके बाद खाने की कीमतों पर। इसलिए यह कहानी केवल ईरान और अमेरिका की नहीं है, यह कहानी भारत की भी है, भारत के उद्योग की है, भारत के व्यापार की है, भारत के किसान की है और भारत के भविष्य की है। क्योंकि जब तक हमारी ऊर्जा, हमारी खाद और हमारी आपूर्ति श्रृंखलाएं किसी दूर बैठे जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्रभावित होती रहेंगी, तब तक खाड़ी में उठने वाली हर सैन्य चिंगारी भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगी। और शायद इसी में आज की सबसे बड़ी सीख छिपी हुई है। राष्ट्र केवल अपनी सीमाओं से सुरक्षित नहीं होता, राष्ट्र अपनी ऊर्जा से सुरक्षित होता है, अपने भोजन से सुरक्षित होता है, अपनी आत्मनिर्भरता से सुरक्षित होता है। और हॉर्मुज का यह संकट हमें उसी दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी टिप्पणी हमें अवश्य लिखकर बताएं कि आप हमारे कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं और इस चैनल पर और क्या देखने की उम्मीद रखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो आप चाहते हैं हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।